आप देख रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज। इस सीरीज में हम लोग जनरल स्टडीज के हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे और इसके बाद आपको जनरल स्टडीज के क्वेश्चन नहीं डराएंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और साथ ही साथ चैनल को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए। चलिए देखते हैं, आज हम देखेंगे पॉलिटी में संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया क्वेश्चन के माध्यम से डिटेल में इसे कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो भारत के लिए संविधान की रचना, भारत के लिए जो संविधान की रचना करी गई, उसके लिए संविधान की रचना हम लोग जानते हैं संविधान सभा ने किया था। किसने संविधान की, भारत की संविधान किस रचना किसने की? भारतीय संविधान सभा के द्वारा। और इस संविधान सभा का, भारतीय संविधान सभा का एक ऐसा संविधान सभा जो कि भारतीयों के द्वारा चुना जाए और उसमें सारे के सारे प्रतिनिधि भारतीय ही हो, यानी कि हमारा अपना संविधान सभा हो और हम खुद अपना संविधान बनाए, ऐसा सबसे पहले किसने कहा था? तो स्वराज पार्टी ने कहा था 1934 में। याद रखिएगा, स्वराज पार्टी ने 1934 में कहा था। अगर इसके बारे में हम लोग बात कर ले, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1 जनवरी 1923 को। कब? स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को हुआ था। अच्छा, इसका गठन किसने किया था? तो इसे भी आप याद रख लीजिएगा, सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू। कौन है मोतीलाल नेहरू? इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने मिलकर के 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया। लेकिन देखिए, स्वराज पार्टी का पतन भी थोड़ा जल्दी ही हो जाता है, क्योंकि सीआर दास, चित्तरंजन दास जी का मृत्यु हो जाता है 1925 में और उसके बाद से स्वराज पार्टी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगती है, इसका पतन हो जाता है। इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, इसके बाद कैसे स्वराज पार्टी का विलय होता है, तो ये सब डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, यहां जितना हम लोग करेंगे वो सफिशियंट होगा। तो क्या है कि जो स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी की बात है, स्वराज पार्टी के द्वारा रांची में एक सम्मेलन, रांची के एक सम्मेलन में कहा गया कि हमारा अपना संविधान होगा, हमारा अपना संविधान सभा होगा, हम लोग अपने से चुनेंगे संविधान सभा के सदस्य और वो लोग संविधान बनाएंगे, हम लोग अपने से अपना राज्य। तो स्वराज का मतलब ही होता है अपना राज्य। क्या होता है? स्वराज का मतलब होता है अपना राज्य। क्या होता है? स्वराज का मतलब अपना राज्य होता है और अपना राज्य के द्वारा हम लोग क्या करेंगे? संविधान सभा का गठन करेंगे। और ऐसा किसने कहा था? ऐसा आपके क्या बोलते हैं, स्वराज पार्टी ने सन 1934 में रांची के एक सम्मेलन में कहा था। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं किसके बारे में? आगे बात यहां पर देखिए, कांग्रेस पार्टी ने क्या 1936 में कहा था क्या ऐसा? तो जी नहीं, कांग्रेस पार्टी ने तो ऐसा नहीं कहा था। लेकिन आप यहां जब दिया गया ऑप्शन में, तो हम एक एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी का जो 1936 में जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस पार्टी का 1936 का अधिवेशन कौन सा अधिवेशन है भैया? तो 1936 का अधिवेशन है लखनऊ अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन। और लखनऊ जो अधिवेशन की 1936 की अध्यक्षता किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। अगला है, मुस्लिम लीग ने करा था क्या? तो अगर इसने नहीं किया था, लेकिन मुस्लिम लीग के बारे में भी हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि यह भी हमारा अधिकार है जानकारी हासिल करना। तो चलिए मुस्लिम लीग के बारे में देखते हैं। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 30 दिसंबर 1906 को। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का गठन कहां पर हुआ था? तो ढाका में हुआ था। कहां पर? ढाका में हुआ था। और किसने किया था? तो आप याद रखिएगा, इसका गठन किया था आगा खां। किसने? आगा खां सलीमुल्लाह, जो कि ढाका का नवाब है, और मोहसिन उल मुल्क, वह उसने मिलकर के मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। तो हम लोग इतना देख लिए। अब चलते हैं आगे। स्वतंत्रता के पूर्व, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के दिनों में, प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? अगर इंडिविजुअल की बात करें तो क्या बी आर अंबेडकर ने किया था? तो जी नहीं, बी आर अंबेडकर ने नहीं किया था। जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, एनी बेसेंट ने नहीं, एम एन रॉय यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय, याद रहेगा, मानवेंद्र नाथ रॉय, एम एन रॉय, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे, कम्युनिस्ट दल के नेता थे मानवेंद्र नाथ रॉय। और इसी ने सबसे पहले भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले संविधान निर्मात्री सभा के विचार को प्रस्तुत किया था। अगर इनके बारे में जाने तो इनका जन्म हुआ था 6 फरवरी। कब हुआ था? 6 फरवरी 1900
6 फरवरी 1886 को। इसका जन्म हुआ था 6 फरवरी 1886 को और इसकी मृत्यु हुई थी 25 जनवरी 1934 को। 25 जनवरी 1934 को। अब हम लोग चलते हैं आगे। यहां से आपको इतना याद हो गया, एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा, एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था सबसे पहले किसके द्वारा? देखिए, हमने पार्टी के बारे में बात किया, स्वराज पार्टी, इंडिविजुअल के बारे में बात किया, वह था एम एन रॉय। अगर यहां पर अंग्रेजी जो यहां पर डेलीगेशन है उसके बारे में अगर बात करें तो क्या सबसे पहले संविधान के निर्माण का प्रस्तावना किसने दिया था? साइमन कमीशन ने दिया था? जी नहीं, साइमन कमीशन ने नहीं दिया था। साइमन कमीशन 1928 में आया था, तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में करा गया था, तो जी नहीं, आप लोग इसके पहले के क्लास को जरूर देखिएगा जहां पर हम लोग डिटेल में भारत सरकार अधिनियम 1935 को कवर किए हैं, घटना चक्र में ही। क्रिप्स मिशन ने किया था या फिर ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन ने? तो यहां पर किसने किया था? क्रिप्स मिशन ने किया था। क्रिप्स मिशन याद होगा आपको, क्रिप्स मिशन जो कि कब, मार्च 1946 में। क्रिप्स मिशन जो कि मार्च 1942 में, वो कैबिनेट मिशन था 1946 में, तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। कब? मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। अच्छा, क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था? मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था? तो आप लोग याद कीजिएगा कि क्रिप 1942 के समय में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। क्या? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। यहां पर बहुत सारी चीजों को हम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने कहा है तो लिख देंगे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, क्रिप्स मिशन जब आया था भारत, और क्रिप्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश जो ताकत था या फिर ब्रिटिश अंग्रेजों का कमर टूट चुका था, कमर की हड्डी टूट चुकी थी, इसका नींव हिल चुका था। और इस कारण से यह देखिए, तब भी उस समय भी, अभी 1947 में भी हम लोग आज़ादी नहीं पाते इस प्रकार से, जैसे कि कांग्रेस उसके साथ बैठ करके चाय पीता था, उस प्रकार से आज़ादी नहीं मिलती। ठीक है, ये अलग बात है कि उन लोगों ने कांग्रेस को अपना हैंडओवर कर दिया, ये अलग बात है। लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों ने आजादी यहां पर दी, इसलिए क्योंकि इसका कमर का रीढ़ का हड्डी टूट चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक में, इसके पास पैसे नहीं थे। तो देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 1942 में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल याद कीजिएगा, विंस्टन चर्चिल ने अपना एक जो क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। किसको? क्रिप्स मिशन भारत भेजा था मार्च 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया। और इसने, ये क्यों आया था? क्योंकि ये यहां पर चाहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये भारतीय लोग या फिर पूरा भारतीय पूरी तरह से सपोर्ट कर दे ब्रिटिश को, ब्रिटिशर्स को, क्या बोलते हैं, ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से सपोर्ट कर दे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय। और ये यहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग से, मतलब मेनली ये लोग कांग्रेस और मुस्लिम लीग से बात करने आए थे, नेगोशिएशन करने आए थे कि देखिए, आप लोग हमारा पूरा साथ दीजिए, हम स्वतः जब युद्ध हो जाएगा खत्म, उसके बाद आप लोग को मुक्त कर देंगे, यहां पर संविधान सभा का चुनाव करवा देंगे, चुनाव करवाने के बाद आप लोग का एक अपना संविधान सभा होगा, आप लोग अपना संविधान बनाइएगा, आपको एक उपनिवेश बना देंगे। तो इस प्रकार की बात लेकर के क्रिप्स यहां पर आया था, भारत आया था मार्च 1942 में। और किसने भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने। देखिए, विंस्टन चर्चिल उस टाइम पर भी, जबकि इसका पूरा तरह से रीढ़ कमर का हड्डी टूट चुका था, उस टाइम पर भी ये भारत को आजाद करने के मूड में नहीं था। ऐसा नहीं सोचिए कि ये भारत को आजाद करने का मूड में था, नहीं, इसके पास रिसोर्सेज नहीं था, इसलिए ये वहां से नेगोशिएशन करने को सब मतलब सोचा। बहुत लोगों का इस पर दबाव था, इस कारण से ये यहां पर क्रिप्स मिशन को भेजा था। तो यहां से क्या हुआ कि ये बोला कि युद्ध के बाद संविधान सभा हम बना देंगे, चुनाव करवा देंगे, संविधान का निर्माण करवा देंगे। और क्रिप्स मिशन को याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा है? क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा है किसने? तो याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा है गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। तो यहां से क्या हो गया कि संविधान निर्माण के लिए तो क्रिप्स मिशन याद रखना है। आगे देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य यानी कि प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। देखिए यहां पर इंग्लिश में भी लिख दिया गया है, इंग्लिश में भी कर दिया गया है। अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव वेर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग काउंसिल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेंबर्स अलॉटेड टू ईच प्रोविंस, यानी कि हर एक प्रांत को कितना जो प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करा गया था, कितने प्रतिनिधि पर मतलब कितने जनसंख्या पर प्रतिनिधि को अलॉट किया जाना था, ऐसा क्रिप्स कैबिनेट मिशन ने कहा था। देखिए क्या हुआ, क्रिप्स मिशन तो फेल हो गया था, क्रिप्स मिशन फेल हो गया था और उसके बाद सन 1945 में ब्रिटेन में एक आम चुनाव हुआ। याद रखिएगा सन 1945 में ब्रिटेन में एक आम चुनाव होता है और उस आम चुनाव में लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली, उस आम चुनाव में 1945 में लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली जीत जाते हैं। ठीक है, अब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तो क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के थे और ये चुनाव जीत जाते हैं और ये कहते हैं, कब ये क्या कहते हैं, 24 मतलब कि ये जब चुनाव जीत जाते हैं किसमें, 1945 में जो होता है लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली, तो ये कहता है कि क्लीमेंट एटली कहता है 14 मार्च 1946 को संसद में, 14 मार्च 1946 को क्लीमेंट एटली क्या कहता है, ब्रिटिश संसद में 14 मार्च 1946 को, याद रखिएगा 14 मार्च 1946 को ब्रिटिश संसद में क्लीमेंट एटली कहता है कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, स्वतंत्र होने का अधिकार है। ठीक है, तो ये कहता है। उसके बाद क्लीमेंट एटली है, इसने क्या किया, एक कैबिनेट मिशन 1946 मतलब कैबिनेट मिशन को भारत भेजा किसके अध्यक्षता में, तो ये हम लोग बात करेंगे कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन से सदस्य आए और किसकी अध्यक्षता में यहां पर भेजा गया था, ये आगे बात करेंगे। तो कैबिनेट मिशन इसने भेजा कब, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन। ठीक है, याद रखिएगा कैबिनेट मिशन भारत कब आता है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है 24 मार्च 1946 को। और इसके बाद ये क्या करता है, यहां पर आकर के कैबिनेट मिशन जो 1946 24 मार्च 1946 को भारत आता है, ये यहां पर क्या आकर के, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि यहां पर आकर के ये एक संविधान सभा के लिए चुनाव करवाएगा। ठीक है, संविधान सभा के लिए चुनाव करवाएगा, संविधान सभा सदस्यों के लिए चुनाव करवाएगा, एक अंतरिम सरकार का गठन करवाएगा, मतलब एक इंटरिम गवर्नमेंट का चुनाव करवाएगा, उसके लिए क्या बोलते हैं कि गठन करवाएगा, अंतरिम सरकार का गठन, संविधान सभा का निर्माण करवाना। और देखिए इसी कैबिनेट मिशन में 1946 में कहा गया कि देखिए यहां पर जो संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव करा जाना था या फिर अंतरिम सरकार का जो गठन कराना था, तो ये जो प्रांत था, चाहे वह ब्रिटिश प्रांत हो या फिर जो भारतीय प्रांत हो, तो इन प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर इसने कहा, क्या कहा कि जो प्रांतों है, जो प्रोविंस है, उसका प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेटिव जो है किसके आधार पर होगा, तो जनसंख्या के आधार पर। याद रखिएगा प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर किस मिशन प्लान में कहा गया, तो कैबिनेट मिशन में ऐसा कहा कि देखिए इतना जनसंख्या पर इतने एक प्रतिनिधि आएगा, इतना जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, तो प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर ऐसा कहा कि व्यवस्था किसमें करी गई, कैबिनेट मिशन प्लान में करी गई, कैबिनेट मिशन प्लान में। और कितने जनसंख्या पर, तो 10 लाख लोगों पर, 10 लाख लोगों पर, 10 लाख लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि की व्यवस्था यहां पर करी गई। 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि का व्यवस्था करा गया कैबिनेट मिशन प्लान में। तो याद रखिएगा मई 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव होता है, लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली उसमें जीत जाते हैं। वो 14 मार्च 1946 को क्या कहता है संसद में, ब्रिटिश संसद में, कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। उसने 24 मार्च 1946 को स्टैफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन को भारत भेजता है और कहता है वहां पर जाकर के एक संविधान सभा के लिए जो संविधान का निर्माण कर सके उसके लिए चुनाव करवाओ, एक अंतरिम सरकार का गठन करवाओ और जो संविधान सभा के सदस्य होंगे उसमें जो प्रतिनिधित्व होगा वो प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर करवा देना। और जो जनसंख्या यहां पर ली गई एक मतलब 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि का व्यवस्था कराया गया, 10 लाख लोगों पर प्रतिनिधि का व्यवस्था कराया गया। और कैबिनेट मिशन
मिशन 1946 के अनुसार, कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार यहां पर क्या करवा दिया जाता है? कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार यहां पर एक संविधान सभा का चुनाव करवा दिया जाता है। जुलाई 1946 में क्या करवाया जाता है? जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों के लिए अंतरिम सरकार के गठन के लिए जुलाई 1946 में चुनाव करवा दिया जाता है। ठीक है, जुलाई 1946 में चुनाव करवा दिया जाता है और संविधान सभा का गठन होता है। आगे आगे बात करेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा? कैबिनेट मिशन देखा, कैबिनेट मिशन के बारे में देखा, और यहां 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि का व्यवस्था किया गया था कैबिनेट मिशन के अनुसार। अब देखिए, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो याद रखना आपको, कैबिनेट मिशन के जो कैबिनेट मिशन जो भेजा गया था भारत, तो किसकी अध्यक्षता में भेजा गया था? कैबिनेट मिशन जो अध्यक्षता में भेजा गया था, स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। ये अध्यक्ष किसके थे? तो याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ ट्रेड की, यानी कि व्यापारिक ट्रेड का अध्यक्षता का ये अध्यक्ष थे, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। वहीं पर पैथिक लॉरेंस, जो कि उस समय भारत सचिव था, जो सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट ऐसा करके, तो भारत सचिव था पैथिक लॉरेंस। उसके बाद एबी अलेक्जेंडर कौन था? तो नेवी मिनिस्टर था, नौसेना मंत्री था। और इन तीनों को कैबिनेट मिशन प्लान बनाकर, कैबिनेट मिशन के तहत इन तीनों को भारत भेजा जाता है और कहा जाता है जाकर के भारत की बात को देखो, भारत में क्या हो रहा है उसके बारे में हमें बताओ, वहां संविधान सभा का चुनाव करवाओ। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्लीमेंट एटली के द्वारा भारत भेजा जाता है कैबिनेट मिशन 1946 में। कब? मार्च 1946 में। डेट उतना मायने नहीं रखता, बस याद रखना है मार्च 1946 में भेजा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये तो यहां पर 3 लोग थे सदस्य, तो विलियम यूड क्या हो जाएगा? नहीं होगा ये सदस्य, तो हम लोग जान गए। अब आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था, या फिर यहां पर पूछा गया भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अनुसार किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था क्या? नहीं। अच्छा, कैप्क्रिप्स योजना के 1942 के अंतर्गत किया गया था? नहीं, क्योंकि ये तो फेल होकर के चला गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत किया गया था? नहीं। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का गठन किया जाता है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाता है। और भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अनुसार, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार इसका गठन कब हो जाता है? 6 दिसंबर, याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हो जाता है। 6 दिसंबर 1946 को हो जाता है, याद रखिएगा इस बात को। आगे हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं कि 6 दिसंबर 1946 को इसका गठन होता है। ठीक है, इसका गठन हो जाता है। अगला 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक होता है। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, देखिए डेट याद रखना है आपको। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक होता है। उसके बाद जिसमें की अध्यक्षता 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होता है संविधान सभा का, संविधान सभा का। और इसमें जो 9 दिसंबर 1946 को जो अध्यक्षता किया जाता है संविधान सभा का, किसके द्वारा किया जाता है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया जाता है। और ये अध्यक्षता जो कि यहाँ पर ये मतलब अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, अस्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट नहीं थे। ठीक है, अध्यक्षता करी जाती है। 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक होता है। और इसमें क्या किया जाता है? इसमें जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, किसको बनाया जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर 1946, याद रखिएगा, संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया, मतलब एक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया जाता है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो कहा जाएगा कि जो संविधान सभा का कार्यवाही का जो शुरुआत होता है, संविधान सभा की कार्यवाही का जो शुरुआत होता है, कब से होता है? तो जवाहरलाल नेहरू ने जब उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारतीय संविधान की उद्देशिका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बन जाता है। तो चलिए, हम लोगों ने इतना देख लिया संविधान सभा के बारे में। अब आगे देख लेते हैं।
1946 में अंतरिम सरकार में जो 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा जो चुनाव करवाया गया था, 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा जो चुनाव करवाया गया था, तो वहां पर एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और उस अंतरिम सरकार के गठन में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति किसे बनाया गया था? कार्यपालिका परिषद का सब उपसभापति, द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन 1946 1946 किसको बनाया गया था? तो याद रखिएगा उपसभापति बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। किसे बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू को कार्यपालिका परिषद का उपसभापति बनाया गया था। अच्छा, अंतरिम सरकार में याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो सदस्य थे। अंतरिम पालिका जो कार्यपालिका अंतरिम सरकार का जो गठन किया जाता है 1946 में जो चुनाव होता है कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा, उसके द्वारा जो अंतरिम सरकार का गठन होता है उसमें मेंबर्स के रूप में जवाहरलाल नेहरू को कार्यपालिका परिषद का उपसभापति बनाया जाता है। सी राजगोपालाचारी भी सदस्य रहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी सदस्य रहते हैं, लेकिन जो एस राधाकृष्णन आप यहां पर देख रहे हैं, ये अंतरिम सरकार का जब गठन किया जाता है उस समय संविधान सभा के या फिर अंतरिम सरकार के सदस्य गठित सरकार में ये सदस्य नहीं होते हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो यहां से ये बात भी याद रख लीजिएगा। तो देखिए यहां से क्या हम लोग सीख सकते हैं कि 24 अगस्त 1946 को 24 अगस्त 1946 को डेट याद रख लीजिएगा, ठीक है। 24 अगस्त 1946 को जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का घोषणा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा की जाती है। अंतरिम सरकार 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी जाती है, ठीक है, घोषणा कर दी जाती है। उसके बाद 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 से 2 सितंबर 24 अगस्त 1946 उसके बाद 2 सितंबर 1946 से ये अंतरिम सरकार जो गठित हुआ है ये अपना कार्यभार संभाल चुकी थी। 2 सितंबर 1946 को कार्यभार इसने संभाल लिया, ठीक है। अच्छा, अगला बात करते हैं कि जो यहां पर अंतरिम सरकार बनी, यहां पर जो कार्यपालिका परिषद था, अंतरिम सरकार का जो कार्यपालिका परिषद था, कार्यपालिका परिषद का जो इसमें क्या व्यवस्था थी? तो कार्यपालिका परिषद का जो पदेन अध्यक्ष होगा, कार्यपालिका परिषद का जो अंतरिम सरकार की जो कार्यपालिका परिषद थी उसका कार्यपालिका परिषद का जो पदेन अध्यक्ष होगा, याद रखिएगा उस समय कहा गया था कि पदेन अध्यक्ष कौन होगा? तो पदेन अध्यक्ष उस समय जो क्या बोलते हैं वायसराय था, जो ब्रिटिश वायसराय था उस समय, तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय था, वही पदेन अध्यक्ष होगा, ठीक है। उसके बाद पदेन अध्यक्ष वही होगा, बाद बाकी सारे के सारे आप लोग अलग भारतीय होंगे, लेकिन पदेन अध्यक्ष जो अंग्रेज वायसराय है, ब्रिटिश वायसराय है, वही होंगे। और वही अंतरिम सरकार का जो कार्यपालिका परिषद था उसका उपसभापति डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। उसी अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था शिक्षा मंत्री, याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी को अंतरिम सरकार के गठन जब किया गया था तो सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया है भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चूंकि जमीन से जुड़े हुए आदमी थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था, ठीक है। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, खाद्य एवं कृषि मंत्री, अंतरिम सरकार का बात कर रहे हैं, ठीक है, एंटरिम गवर्नमेंट जो बनाया गया था, ठीक है। तो खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी जी थे, शिक्षा मंत्री थे, क्या थे? शिक्षा मंत्री थे उस समय, ठीक है। अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था उसमें शिक्षा मंत्री का कार्यभार किसे दिया गया था? सी राजगोपालाचारी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या दिया गया था? अभी हम लोगों ने बात किया खाद्य एवं कृषि मंत्री, कृषि मंत्रालय इसे दिया गया था। और जगजीवन राम जी को क्या दिया गया था? तो जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर थे, क्या थे? श्रम मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर। और कौन नहीं थे सदस्य? तो ये नहीं थे सदस्य, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या हो जाएगा? यहां पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं वेवेल योजना के अनुसार। वेवेल कौन था? तो आप लोग जानते होंगे कि ये क्या था? भारतीय वायसराय था। क्या था? भारतीय वायसराय था। वेवेल मतलब ब्रिटिश जब ब्रिटिश शासन कर रहे थे तो ब्रिटिश वायसराय था वेवेल। कौन था? ब्रिटिश वायसराय था वेवेल। और इसका पूरा नाम है आर्कीवाल्ड वेवेल, आर्कीवाल्ड वेवेल। तो वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। यानी कि वेवेल योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा के कार्यकारी परिषद
परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, ऐसा कथन में कहा जाता है। और इसका कारण क्या था? वेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। देखिए, वेबेल योजना के अनुसार ऐसा कहा गया कि कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्य की संख्या समान होना चाहिए। और ऐसा वेबेल ने क्यों कहा था? वो इसलिए कहा था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। तो ये दोनों कथन और कारण दिया गया है। अब आपको बताना है कि क्या कथन सही है या कारण, दोनों सही है। कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है, क्या ऐसा है क्या? या फिर कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है पर कारण गलत है, कथन गलत है पर कारण सही है। तो ये आपको बताना है इसमें। तो हम लोग थोड़ा सा यहां पर बात कर लेते हैं वेबेल योजना के बारे में। किसके बारे में? वेबेल योजना के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अक्टूबर 1943 की, कब की? अक्टूबर 1943 की बात करेंगे। अक्टूबर 1943। इस समय क्या हुआ था? इस समय एक लॉर्ड लिनलिथगो जो थे, इसके जगह पर लॉर्ड लिनलिथगो के जगह पर कौन? वेबेल वायसराय बने। भारत का वायसराय बना वेबेल। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो के जगह पर भारत का वायसराय कौन बन जाता है? वेबेल बन जाता है। भारत का वायसराय वेबेल बन जाता है। अब ये यहाँ पर जब बनता है अक्टूबर 1943 में वेवेल भारत का वायसराय, तो यहाँ पर ये क्या देखता है कि संवैधानिक सभा में जो संवैधानिक गतिरोध चल रहा है लोगों के बीच में, हिंदू और मुस्लिम लीग के बीच में या फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में पूरा गतिरोध है, दोनों के बीच का जो विचार का गतिरोध है, वैचारिक प्रतिरोध है। तो ये क्या करता है कि मई 1945 में वेवेल, मई 1945 में, चूंकि मई 1945 में क्या होता है बताइए? मई 1945 में क्लीमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी से थे, वो वहां पर चुनाव जीतते हैं और मई 1945 में वेबेल कहां जाता है? लंदन चला जाता है। वेबेल लंदन जाता है। ठीक है, वेबेल लंदन चला गया और उसके बाद ये वेबेल क्या करता है? ब्रिटिश सरकार से बात करता है और कुछ प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार के सामने रखता है। ब्रिटिश सरकार के सामने कुछ प्रस्ताव को रखता है। ब्रिटिश सरकार के सामने कुछ प्रस्ताव को रखता है और इन प्रस्तावों को ही वेवेल योजना का नाम दिया गया भारत में। क्या कहा गया? इन प्रस्तावों को ही वेवेल योजना का नाम दिया गया। और याद रखिएगा, वेवेल योजना में कहा गया था कि जो कार्यकारी परिषद होगा, जो परिषद होगा, इसमें हिंदू और मुस्लिम का संख्या समान होगा। हिंदू और मुस्लिम का संख्या समान होगा। और याद रखिएगा कि ये जो अंग्रेज थे, ये ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता हो जाए, हिंदू मुस्लिम में एकता हो जाए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तरह रहे। ये बिल्कुल ऐसा नहीं था। ये मुस्लिम को भड़काते थे, हिंदुओं को भड़काते थे और ये आपस में इन दोनों को लड़ाने के काम से ही, इसको तुम्हारा हक ये है तो तुम्हारा हक ये है, ऐसा करके यहां पर ये काम करते थे। तो कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम का संख्या समान, ऐसा कहा। दूसरा यहां पर इसने क्या कहा था कि देखिए, जैसे ही यहां पर क्या होगा? हिंदू मुस्लिम, और उसके बाद इस परिषद में, कार्यकारी परिषद में अगर बात करें, सारे के सारे सदस्य भारतीय ही होंगे। सारे के सारे सदस्य भारतीय ही होंगे, भारतीय सदस्य ही होंगे। बट यहां पर बट लगता है, यहां पर बट, लेकिन सदस्य में वायसराय यहां का सदस्य होगा। इसका सराय जो अंग्रेजी वायसराय या ब्रिटिश वायसराय, इसका सदस्य होगा तथा कमांडर इन चीफ जो है वो ब्रिटिशर्स होंगे, वो अंग्रेज होंगे। ठीक है, ब्रिटिशर्स होंगे, कमांडर इन चीफ ब्रिटिशर्स होंगे, अंग्रेज होंगे, लेकिन और जो इसको छोड़ करके सारे के सारे सदस्य भारतीय होंगे। तीसरा इसमें कहा गया था कि इसके बाद जैसे ही युद्ध समाप्त होता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त होता है? सितंबर 1945 में, और ये गया था मई 1945 में, और वही योजना बनती है। तो कहता है कि युद्ध के पश्चात तुरंत हम क्या करेंगे? युद्ध के पश्चात तुरंत एक संविधान सभा का निर्माण कर देंगे। क्या करेंगे? एक संविधान सभा का निर्माण कर देंगे, जिसके द्वारा भारतीय खुद अपना संविधान बना सकते हैं। तो युद्ध के बाद ऐसा उसने कहा था इस योजना में। तो यहां से याद रखिएगा कि जो वेबेल योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि संवैधानिक गतिरोध जो चल रहा था मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, इसको खत्म कर देना। ठीक है, इस प्रकार का जो विरोध चल रहा था उसको खत्म कर देना, जो राजनीतिक गतिरोध है उसको खत्म कर देना, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की ओर लेकर के जाना, पूर्ण स्वशासन की ओर लेकर के जाना। लेकिन इसका उद्देश्य कतई ये नहीं था कि हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा हो जाए और भारत बंटवारा से बच जाए। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कथन ए तो सही है लेकिन कारण आर गलत है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए, यहां पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा के विषय में सत्य है? बताइए, संविधान सभा के विषय में कौन सत्य है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। क्या संविधान
सभा जो था वयस्क मताधिकार पर आधारित था? बिल्कुल नहीं, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। उसके बाद यह प्रत्यक्ष संविधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी? बिल्कुल नहीं, यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन। चलिए हम लोग आगे आगे इसका जब डिटेल एनालिसिस करेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे ही। तो संविधान सभा यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी? नहीं। आगे देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी? नहीं। यह बहुदलीय निकाय था? बिल्कुल सही। इसमें बहुत सारे दलों, संविधान सभा में बहुत सारे दलों के लोग इसमें शामिल हुए थे और अनेक समितियों के माध्यम से, प्रारूप समिति था, अलग अलग प्रकार की समितियां थी इसमें, तो अनेक समितियों के माध्यम से संविधान सभा ने कार्य किया था। तो याद रखिएगा, इसमें सही हो जाएगा 3 और 4। और इसमें हम थोड़ा सा इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा डिस्कस अगर करें तो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था, संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से हुआ था। जिस प्रकार का चुनाव अभी भारत के राष्ट्रपति का, जिस प्रकार के चुनाव अभी भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल का होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति, जिसमें कि एक जनप्रतिनिधि हम चुन करके भेजते हैं, सांसद को हम चुन करके भेजते हैं, एमपी एमएलए को हम चुन करके भेजते हैं, मुख्यमंत्री को हम चुन करके भेजते हैं। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा संसद में जो निर्वाचित सदस्य हैं उसके द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से। तो उसी प्रकार से संविधान सभा के सदस्यों का भी चुनाव हुआ था। उसमें क्या था कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, प्रांतीय विधान, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा उन सदस्यों के लोग चुनेंगे, ठीक है, वो प्रतिनिधि होंगे, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुने जाएंगे और वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना जाएगा। इसका मतलब क्या था कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का यह परिणाम था संविधान सभा, और इसमें सार्वभौम मताधिकार, वयस्क मताधिकार का भी प्रयोग नहीं किया गया था। लेकिन इस संविधान सभा में अनेक दल के लोग शामिल थे और अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 और 4। आगे देख लीजिए, इसमें इंग्लिश में भी दिया गया था, तो आप देख सकते हैं भारतीय संविधान सभा के संबंध में कौन सही है, कौन सही है। तो यहां पर यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, सही है, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। क्या यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था? नहीं। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। जी हां, यह बहुदलीय संरचना थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। ऐसा बिल्कुल गलत है, मतलब यह गलत है। आगे देखिए, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो यह सही हो जाएगा। हां, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, सही कौन सा है, ए और डी, क्योंकि इसमें वयस्क मताधिकार पर आधारित यहां पर नहीं था चुनाव, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली नहीं था। उसके बाद बहुदलीय संरचना थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली था, कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, वयस्क मताधिकार का उपयोग नहीं हुआ था। तो ये सब बातें आपको संविधान सभा के संबंध में पता होगी। यहां पर इंग्लिश में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइजी, बिल्कुल सही है। इट वाज द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, नो। इट वाज नॉट अ मल्टी पार्टी स्ट्रक्चर, नो, ठीक है, ये गलत है। इट वाज फंक्शनिंग थ्रू सेवरल कमिटीज, बिल्कुल सही है, यह फंक्शन किया था सेवरल कमिटीज के द्वारा। तो यहां से आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन गलत है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन गलत है, यहां से आप पढ़ करके बता सकते हैं कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि संविधान का जो प्रारूप समिति था उसी ने संविधान का प्रारूप बना करके, संविधान का ड्राफ्ट बना करके दिया था। और सबसे पहले जो प्रारूप बना करके दिया था मूल संविधान को, वो किसने दिया था, तो बी आर अंबेडकर ने नहीं, बल्कि बेनेगल नरसिम्हा राव ने दिया था, बी एन राव ने दिया था, जो कि संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है, संविधान सभा के, तो उसने दिया था। तो वो अलग बात है, यहां पर हम लोगों ने इसे सुन भी लिया। इसने बड़ी संख्या में समितियों के मदद से काम किया, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि ईसाई हो गया, एंग्लो इंडियन हो गया, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, हाँ दिया गया था। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, नहीं, ऐसा नहीं किया गया था। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी।
कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। हाँ, सही है। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के 6वीं अनुसूची में ऐसा प्रावधान था कि जो मत होगा या फिर जो चुनाव होगा उसमें कर, टैक्स, प्रॉपर्टी और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार यानी कि मत देने का अधिकार, चुनाव वोट देने का अधिकार ऐसा था। मतलब कि मत देने का अधिकार सबके पास नहीं था, मताधिकार सबको प्राप्त नहीं था और उसी प्रकार का मताधिकार आपको संविधान सभा के चुनाव में भी देखने को मिली थी। तो इसका मतलब है कि यह इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। तो यहां पर गलत केवल हो जाएगा ये वाला। अगला आगे देख लेते हैं। ये तो यहां पर वही है, इंग्लिश में दिया गया, आप इसे देख सकते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसने नामित किया था, किसने नॉमिनेट किया था? क्या ब्रिटिश संसद के द्वारा नॉमिनेट किया गया था? बिल्कुल गलत। क्या गवर्नर जनरल के द्वारा नामित किया गया था? नहीं। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा चुना गया था। हाँ, यही सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया था? बिल्कुल नहीं। तो यहां से हम लोगों ने देख लिया। अगला देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांत के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। देख लेते हैं क्या ऐसा था। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित थे? नहीं। प्रांतीय विधान देखिए, उन प्रांतों के लोगों के द्वारा सीधे निर्वाचित थे? नहीं, क्योंकि प्रांत के लोग अपना एक प्रतिनिधि चुन करके भेजे। उन प्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव हुआ था संविधान सभा के सदस्यों का। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी, सीधे निर्वाचन नहीं हुआ था, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था। यह गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के द्वारा नामित थे? नहीं। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे? जी हाँ। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे? नहीं। ये सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता के द्वारा? नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन के द्वारा? नहीं। भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन के द्वारा? नहीं। प्रांतीय सभाओं के द्वारा, विधानसभा में? जी हाँ, हम लोगों ने देख लिया। संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले संविधान सभा की। क्या कर लेंगे हम लोग? बात कर लेंगे संविधान सभा की। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। संविधान सभा का गठन होता है 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन हो जाता है आपका 6 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा जो बन करके, जब संविधान सभा मिल करके 2 साल तक लगातार मेहनत करती है और उसके बाद जो है, ये तो मोटे-मोटे तौर पर 2 साल, लेकिन 2 साल 11 माह 18 दिन तक संविधान सभा काम करता है और जाकर के लास्ट में भारत देश को संविधान सभा के द्वारा संविधान सौंप दिया जाता है। और संविधान सौंपने के बाद ये संविधान सभा भंग हो जाती है और संविधान लास्ट रूप से, जो अल्टीमेट रूप से फाइनली संविधान कब सौंप दिया जाता है? 24 जनवरी 1950 को इसका लास्ट अधिवेशन होता है और संविधान सभा का भंग हो जाता है, संविधान सभा का पतन कर दिया जाता है, संविधान सभा भंग कर दिया जाता है। 24 जनवरी 1950 को गठन होता है 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का जो 9 दिसंबर को, अभी हम लोगों ने देखा था कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है और उसमें अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है और 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का बैठक होता है उसमें अस्थाई अध्यक्ष यानी कि परमानेंट प्रेसिडेंट जो बनाया जाता है वो किसे बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। अच्छा, संविधान सभा के जो, अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो ऐसे तो बताया जाता है कि कुल 11 अधिवेशन हुए थे और 11वां अधिवेशन कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को, जो कि संविधान सभा का लास्ट अधिवेशन हुआ था 26 नवंबर 1949, इसी दिन संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित, अधिनियमित कर लिया जाता है। संविधान सभा के द्वारा संविधान को और कुछ संविधान के कुछ प्रावधान को, संविधान के कुछ उपबंध को इसी दिन लागू भी कर दिया जाता है। लेकिन अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का पूरा संविधान का जितने भी उपबंध प्रावधान थे वो लागू किए जाते हैं। लेकिन 12वां अधिवेशन
24 जनवरी 26 जनवरी 1950 के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को भी संविधान सभा के सदस्य आपस में जुड़ते हैं, बात करते हैं, संविधान पर सिग्नेचर करते हैं, तो कहा जा सकता है कि संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बात कर लेते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। आगे बात कर लेते हैं कि जो संविधान सभा के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देख लेते हैं अगला अगला क्वेश्चन जो है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो बस वही है, उद्घाटन अधिवेशन। देखिए यहां पर बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था, जो प्रथम बैठक हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? आप उसका ध्यान रखिएगा। तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा द इनॉग्रल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज प्रेसाइडेड बाय किसके द्वारा? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा 9 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध सबके द्वारा चुन लिया जाता है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। आगे देखिए भारत की संविधान निर्वात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान निर्वात्री सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अंतिम रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बात कर लेते हैं स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इसी दिन भारतीय संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को होता है। और संविधान सभा के द्वारा संविधान को आत्मार्पित, अंगीकृत और अधिनियमित कब कर लिया जाता है? एक मिनट, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। यहां पर बात हो रहा है भारतीय संविधान सभा की स्थापना। तो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है वो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक जो करा गया था भारतीय संविधान सभा का, जो प्रथम बैठक हुआ था, जो फर्स्ट सिटिंग हुआ था भारतीय संविधान सभा का, उसी दिन भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। यहां पर यही ऑप्शन है पहला ये क्या बोलते हैं, बस भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो मतलब संविधान को आत्मप्रीत किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को। तो यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप इसे समझ सकते हैं। आगे देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? व्हेन डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक प्लेस? तो 9 दिसंबर 1946। इसके बारे में तो हम लोग जान ही गए। आगे देखते हैं कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था दिसंबर 1946 में। आगे देखिए भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो भारत को एक संविधान देने की जो याद रखिएगा कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947। तो क्या याद रखेंगे आप यहां से कि जो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। इसके बारे में आप याद रखिएगा कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य से प्रस्ताव पारित किया गया था। क्या उद्देश्य से प्रस्ताव पारित किया था? जिस उद्देश्य से प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को, जिसके बारे में हमने बात किया है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और यही उद्देश्य से प्रस्ताव आगे चल करके भारतीय संविधान का प्रस्तावना बनता है। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इसके बारे में हमने बात किया है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे देखिए भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का, जो पंडित नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष, वो उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, संविधान के निर्माण पर इसका काफी असर था? बिल्कुल सही है। उद्देश्य का, जो कि संविधान की प्रस्तावना है, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। बिल्कुल सही है। और संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, यह भी सही है। क्योंकि जब आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें लिखा गया है हम भारत के लोग,
संविधान को इतने इतने तारीख को ये करके आत्मार्पित करते हैं, अधिनियमित करते हैं, तो भारत के लोगों के द्वारा संविधान को आदेशित किया जाता है, संविधान को अंगीकृत किया गया है। तो संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। अगला देखिए, राज्य के मुखिया, और यहाँ पर राज्य के मुखिया का मतलब है भारत एक राज्य है, ठीक है, भारत स्टेट, ठीक है। तो इंडियन स्टेट का जो मुखिया है, जो हेड है, आप जानते हैं भारतवर्ष का जो हेड होता है, जो संवैधानिक प्रमुख होता है, वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नाम मात्र का राष्ट्रपति प्रमुख होता है, ठीक है। जो वास्तविक प्रमुख तो प्रधानमंत्री होता है। तो कहता है इसका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है क्या? राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जनप्रतिनिधि मतलब हम जिसको चुन करके भेजते हैं, उसके द्वारा, उन लोगों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। यानी कि हम भेजे और वो उसने उसे भी चुना, तो अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो यहां पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन सही नहीं है, बाद बाकी 1 2 3 सही है। आगे देखिए, इसी को इंग्लिश में दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जो उद्देशिका है पंडित नेहरू के द्वारा, विच वाज एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डन हैड एन इफेक्ट ऑन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है। द प्रियम्बल सर्व्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस, जो प्रस्तावना है वो बहुत मुख्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ति करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन द हेड ऑफ स्टेट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, बिल्कुल गलत है। डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो हमने अभी बात किया था, यहां पर 12 दिया गया है, तो 12 आप चूज करेंगे, कहीं कहीं 11 रहेगा तो 11 आप टिक करेंगे। इसके बारे में हम लोग आगे बात कर लिए हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक को की सही तिथि बताइए। अच्छा, भारतीय संविधान सभा की अंतिम तिथि सही संबंधित, ये हमने देखा यहां पर, इसके बारे में बात किया था कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का 11वां अधिवेशन हुआ था। 26 नवंबर 1949 को 11वां अधिवेशन, और उसमें हमने बात किया था कि जो है भारतीय संविधान सभा के सदस्य 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से 12वें अधिवेशन में, अंतिम रूप से 12वें अधिवेशन में संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया जाता है, उसको लेकर के उस पर डिस्कस करने के लिए, उस पर बहस करने के लिए, उसको आत्मार्पित करने के लिए, उस पर काम करने के लिए, पूरी तरह से उस दिन उस पर सिग्नेचर करने के लिए क्या होते हैं? एकत्रित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक होता है। स्टेट द एग्जैक्ट डेट ऑफ लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, तो जनवरी 24 1950। आगे देखिए, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? याद रखिएगा, भारतीय संविधान का गठन जब से हुआ उस समय से लेकर के भारतीय संविधान का निर्माण होने तक भारतीय संविधान सभा को जो समय लगा था, वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, याद इसे रखिएगा। और इतने दिनों में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में कुल 165 दिनों का कार्यकाल इन लोगों का रहा है। 165 दिन ये लोग आपस में मिल करके, बैठ करके बात किए हैं और उस पर काम किए हैं। तो इसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि संविधान सभा के द्वारा संविधान पर वाचन, 3 वाचन होता है, 3 रीडिंग होता है संविधान पर। पहला रीडिंग, दूसरा रीडिंग और तीसरा रीडिंग, और तीसरा रीडिंग अंतिम रीडिंग होता है, और इसके बाद संविधान सभा के द्वारा संविधान को आत्मार्पित कर लिया जाता है। इसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। देखिए, संविधान सभा, यहाँ कहा गया है सूची एक्स और वाई को सुमेलित कीजिए। तो संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के बारे में तो हमने बात कर लिया था, कौन था? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे कौन? अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष को नॉमिनेट किया गया था, और उनका नाम था फ्रैंक एंथनी। याद रखिएगा, फ्रैंक एंथनी। लेकिन जो अस्थायी उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के, पहले जो अस्थायी उपाध्यक्ष थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। वो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के, एक मिनट,
प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के एम मुंशी थे। के एम मुंशी। राजस्थान की रियासतों को प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? वीटी कृष्णामाचारी। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे हम लोग अलग अलग जो जितने भी समितियां हैं संविधान सभा के, उन सब समितियों पर भी बात करेंगे, उसके एमसीक्यूज को भी देखेंगे और उसको डिटेल में कवर करेंगे। आगे देखिए यहां पर वही है, फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एच सी मुखर्जी, ओरिजिनली द ओनली द वन कांग्रेस मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी कौन था? के एम मुंशी था। और मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटिंग द प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान वीटी कृष्णामाचारी। और प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए इसके बारे में यहां पर हम चेंज करते हैं इसे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वो थे बी एन राव। बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है? पहला प्रारूप तैयार किया जाता है। मूल प्रारूप इन्हीं के द्वारा तैयार किया जाता है भारतीय संविधान का। आगे देखिए भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था। बी एन राव के द्वारा। अच्छा, बी एन राव के द्वारा जो तैयार किया गया था संविधान, भारतीय संविधान का पहला प्रारूप, उसमें याद रखिएगा 243 आर्टिकल था। 243 आर्टिकल था और उसमें 13 अनुसूचियां थी। उसमें कितना? 13 शेड्यूल थे, 13 अनुसूचियां थी। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का जो पहला प्रारूप, पहला ड्राफ्ट तैयार किया जाता है वो बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा किया जाता है, जो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। और उनके द्वारा तैयार किया गया प्रारूप में 243 अनुच्छेद थे और 13 यहां पर इसको आप गलत समझ लीजिएगा, 13 आर्टिकल, 13 शेड्यूल थे, 13 अनुसूचियां थी। आगे देखिए संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? अभी हम लोगों ने देखा था कि भारतीय संविधान का सभा का संविधान पर वाचन 3 बार हुआ है। कितने बार? 3 बार हुआ है। और जो तृतीय वाचन जो है वो कब प्रारंभ होता है? 14 नवंबर 1948 या फिर क्या बोलते हैं कि 15 नवंबर 1948। तो यहाँ एक भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर एक भी ऑप्शन सही नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए आपको कभी कभी गलत, मतलब जब तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप कहीं ना कहीं ऑप्शन मार करके आएंगे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को हटा दिया जाता है। तो संविधान पर जो रीडिंग होता है, जो वाचन होता है संविधान सभा के द्वारा, तो पहला रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग कब होता है? फर्स्ट रीडिंग, पहला वाचन जो संविधान सभा के द्वारा होता है वो 4 नवंबर, याद रखिएगा, 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक चलता है। 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक चलता है। दूसरा वाचन यानी कि जो सेकेंड रीडिंग है वो कब से कब तक होता है? सेकेंड रीडिंग जो चलता है वो आपका चलता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक चलता है। 15 नवंबर 1948 से ये चलता है आपका 17 अक्टूबर 1949 तक, ठीक है। अगला देखिए थर्ड रीडिंग जो है, जो लास्ट रीडिंग है, थर्ड रीडिंग, वो उसका शुरुआत कब से होता है? उसका शुरुआत होता है आपका 14 नवंबर 1949 से, 14 नवंबर 1949 से, और वो लास्ट होता है 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को आत्मार्पित, अंगीकृत और अधिनियमित किया जाता है। यहां पर देखिए लिखा है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार तो हो चुका 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से भारतीय संविधान बन करके तैयार था। भारतीय संविधान बन करके तैयार था, लेकिन भारतीय संविधान के कुछ कुछ ही उपबंधों को, कुछ ही आर्टिकल्स को 26 नवंबर 1949 को लागू किया जाता है, जबकि पूरी तरह से संविधान के, भारतीय संविधान के एक एक उपबंध को, एक एक आर्टिकल को 26 जनवरी 1950 1950 को लागू किया जाता है पूर्ण रूप से। याद रखिएगा, लागू किया जाता है पूर्ण रूप से, सारे के सारे आर्टिकल को लागू कर दिया जाता है, जबकि कुछ उपबंधों को कुछ उपबंधों को ही
26 नवंबर 1949 को लागू किया जाता है। तो याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से संविधान बनकर के तैयार हुआ, लेकिन संविधान के कुछ ही उपबंधों को 26 नवंबर 1949 को लागू किया जाता है और पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दिया जाता है 26 जनवरी 1950 से। आगे देखते हैं भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कब किया जाता है, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। आगे देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, ऑन विच डेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया जाता है। कौन दिन, 26 नवंबर 1949 को अपनाया जाता है। यहां पर दिया गया है 26 जनवरी 1950, तो ये अपनाया नहीं गया है, इस दिन लागू किया गया है पूरी तरह से संविधान को। ठीक है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 या फिर 26 दिसंबर 1949, तो यहां गलत है, यहां पर केवल 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से भारतीय संविधान लागू हो जाता है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि द डिसीजन टू इंप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी वाज टेकन बिकॉज क्योंकि देखिए क्यों इसे लागू किया गया था, क्योंकि कांग्रेस ने इसी दिन को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का एक मिनट इसे अच्छे से लिखते हैं यहां पर कि जो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929, इस दिन ये जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के दौरान एक झंडा 30 वहाँ पर झंडा फहराते हैं। ठीक है, 26 जनवरी को वह उस दिन करता है कि 26 जनवरी से, ठीक है, 26 जनवरी से 1930 से 26 जनवरी 1930 से भारतवर्ष में पूर्ण स्वराज को मनाया जाएगा। इस अधिवेशन में क्या डिसीजन लिया जाता है, 26 जनवरी 1930 से भारतवर्ष में पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। तो जब ये किया गया, तो जब क्या बोलते हैं, लेकिन जो आज़ादी मिलती है भारतवर्ष, भारत को आज़ादी जो मिलती है वो 15 अगस्त 1947 को, तो उस दिन से 15 अगस्त को मनाया जाने लगा स्वतंत्रता दिवस। लेकिन आज़ादी से पहले जो भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता, वो मनाया जाता था 26 जनवरी को। कब मनाया जाता था, 26 जनवरी को। इसीलिए कांग्रेस ने ऐसा कहा कि 26 जनवरी 1950 को अगर संविधान के सारे उपबंध को लागू किया जाए या फिर गणतंत्र बनाने की शुरुआत की जाए तो उसी दिन को करा जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाए, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कौन से दिवस को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो जिस दिन भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया, 26 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, एक मिनट यहां से आगे, हाँ, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय वाज इनएक्टेड, तो देखिए किसके द्वारा किया गया था, भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा, तो हम जानते हैं संविधान सभा के द्वारा। आगे देखिए, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था, 11 फरवरी 1948 को या फिर 26 नवंबर 1949 को, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। आगे देख लेते हैं, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहां से, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था, बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से हुआ था। तो याद रखिएगा, संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर का स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन होता है बंबई प्रेसिडेंसी से। इससे पहले जब स्वतंत्रता अविभाजित भारत में बी आर अंबेडकर जो थे वो संविधान सभा में कहां से चुन करके आए थे, संविधान सभा में कहां से चुन करके आए थे, तो पूर्वी बंगाल से, कहां से, पूर्वी बंगाल से, और पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, याद रखिएगा चुने गए थे। स्वतंत्रता के बाद ये पाकिस्तान में चला गया था, स्वतंत्रता के बाद ये पाकिस्तान में चला गया था, एक मिनट, ये पाकिस्तान में चला गया था। अच्छा, जब ये स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान में चला गया तो स्वतंत्रता के पश्चात जो बी आर अंबेडकर कहां से चुन करके फिर से आए, तो बंबई प्रेसिडेंसी से ये चुन करके संविधान सभा के लिए आए थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से स्वतंत्रता पश्चात। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात, तो ये याद रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं
कि यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल दिया गया है, पश्चिम बंगाल, तो कभी आप गलती से पश्चिम बंगाल नहीं टिक कर दीजिएगा। पश्चिम बंगाल या पूर्वी बंगाल से ही था, और पूर्वी बंगाल में कब? तो स्वतंत्रता के पहले, ठीक है। पूर्वी बंगाल जो कि पाकिस्तान में चला गया था, किसके बाद? पाकिस्तान में चला गया था स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि जो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और इसकी इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को, ठीक है। और इनका जन्म कब कहाँ हुआ था? तो मऊ मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? महू मध्य प्रदेश में। और मृत्यु हुई थी इसकी न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में हुई थी। तो ये बात है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1891 और 1956। चलिए आगे देख लेते हैं कि जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। देखिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो आपका नवंबर दिसंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। लेकिन इस सम्मेलन में क्या हुआ था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था। और पूरी तरह से भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए क्या योजना थी, क्या क्या इसमें प्रावधान थे, सबको यहाँ पर विचार विमर्श किया गया था और उसी को पारित किया गया था। तो पूरी तरह से यही कह सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का भी उपबद्ध किया था। तो बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का भी उपबद्ध किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों। आगे चलकर देखते हैं। इसी में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडियन, यहां से तो हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। 49 वही वाला है। चलिए देखिए लिखा गया है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कथन में कहा गया है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बिल्कुल सही है। भारत का जो संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, देश के हर एक आवश्यकताओं को पूरी करने में सक्षम है। और अगर ये इसमें क्या होगा, कुछ अलग से अमेंडमेंट भी किए जाएंगे तो ऐसा भी प्रावधान इसमें किया गया है कि अमेंड कर सकते हैं। आगे देखिए कारण दिया गया है कि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। गृहीत संविधान कहा जाता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सहित है? ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बिल्कुल यही वाला सही है, क्योंकि देखिए भारत का संविधान को गृहीत संविधान भी ही कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के बहुत सारे जो जो प्रावधान है, बहुत सारे जो इसमें क्या बोलते हैं, जो बातें हैं, जो बहुत सारे धारा, इसमें बहुत सारे नियम कानून जो है अलग अलग संविधानों से ग्रहण किया गया है। तो इसका मतलब है भारतीय संविधान को गृहीत संविधान भी कहा जाता है। लेकिन भारतीय संविधान को गृहीत संविधान कहा जाता है तो इसका क्या मतलब है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है? दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा यही बात, ठीक है। आगे देखिए, ये तो इंग्लिश में है, आप इसे देख सकते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात संविधान सभा में मौलाना आजाद ने करी थी। किसने? मौलाना आजाद ने करी थी। लेकिन देखिएगा, मौलाना आजाद ने तो स्थगित करने की बात करी थी, ठीक है। मौलाना आजाद ने स्थगित करने की बात तो जरूर करी थी, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अपोजिट में कौन हो गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? तो महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। आगे देखिए, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हित तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, ऐसा कहा था आइवर जेनिंग्स ने। ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ये किसने कहा है? ऑस्टिन ने कहा, याद रखिएगा। उसने कहा है, ऑस्टिन ने कहा है कि संविधान सभा भारत थी, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ऐसा ऑस्टिन ने कहा था अपने बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक में इसने ये बात कही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं
कि जो हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वेयर देयर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अच्छा, जो संविधान सभा में कितने महिला सदस्य थी, तो याद रखिएगा 15 महिला सदस्य थी, जिसमें कि कुछ नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अम्मू स्वामीनाथन, याद रखिएगा अम्मू स्वामीनाथन। 15 में से कुछ नाम इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अम्मू स्वामीनाथन, उसके बाद आपको याद रख लेने चाहिए हंसा मेहता। अगला है सरोजनी नायडू। सरोजनी, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए यहां पर डिस्कस किया जा रहा है। सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर। कौन? राजकुमारी अमृत कौर। अगला सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित। तो ये कुछ नाम इंपॉर्टेंट है, 15 महिला सदस्यों में से ये कुछ नाम इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख लीजिएगा, जैसे कि अम्मू स्वामीनाथन, हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और उसके बाद सुचेता कृपलानी, फिर विजया लक्ष्मी पंडित। तो ये कुछ नाम है, याद रखिएगा, महिला सदस्य थी भारतीय संविधान सभा की। तो हम लोगों ने घटना चक्र से पूरा संविधान सभा को कंप्लीट कर लिया है। आगे हम लोग देखेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां और संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत को, और उसको भी डिटेल में कवर करेंगे। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।